हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। तो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है वो बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम लोग पूरे हम लोग का सिलेबस आज की क्लास में अगर हम लोग कर लेते हैं तो खत्म हो जाएगा। यानी कि पारितंत्र, जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन यानी जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण के मुद्दे यानी कि एनवायरमेंटल इशू, ये तीनों चैप्टर आज के क्लास में हम लोग खत्म करेंगे। और आज की क्लास में इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके आंसर में या क्वेश्चन बैंक में या पीवाईक्यू है, सभी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं और जिनके पूरे चांसेस है आपके एग्जाम में आने के। ठीक है, तो कुछ बच्चों का होगा कि मैम पर्यावरण के मुद्दे तो नहीं है, तो ठीक है भाई, जिसके में नहीं है, जिस बोर्ड में कट गया है, नहीं पढ़ना है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, लेकिन जिसमें है वो पढ़ेगा। ठीक है, और ठीक है, आगे तो पढ़ना ही है। ठीक है, मान लो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना, लेकिन आगे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। द्वितीयक उत्पादक किससे संबंधित है? द्वितीयक उत्पादक किससे संबंधित है? उत्पादक से, शाकाहारी से, मांसाहारी से, इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो द्वितीयक उत्पादक है किससे संबंधित है? यहाँ पे जो द्वितीयक उत्पादक होते हैं वो उत्पादक से संबंधित है या शाकाहारी से, मांसाहारी से, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, जो द्वितीयक उत्पादक है ये किससे संबंधित है? तो द्वितीयक यानी कि प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ होते हैं। तो यहाँ पे जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं वो शाकाहारी से संबंधित है। तो द्वितीयक उत्पादक किससे संबंधित है? जो द्वितीयक उत्पादक होते हैं वो किससे, शाकाहारी जो है उससे शाकाहारी से संबंधित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अपघटक कैसे होते हैं? जो अपघटक होते हैं वो कैसे होते हैं? स्वपोषक होते हैं या ऑर्गेनोट्रोपिक होते हैं या परपोषक होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो अपघटक है, ये जो अपघटक है तो अपघटक कैसे होते हैं? स्वपोषक होते हैं या ऑर्गेनोट्रोपिक होते हैं या परपोषक होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो अपघटक हैं तो अपघटक कैसे होते हैं? बताइए, अपघटक कैसे होते हैं? तो जितने बच्चे का ऑप्शन नंबर सी है, परपोषक, है ना। यानी कि जितने बच्चे का ऑप्शन नंबर सी है कि परपोषक, तो बिल्कुल सही कि जो अपघटक होते हैं ये परपोषक होते हैं। कैसे होते हैं? ये परपोषक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? तो स्वपोषी करते हैं, मृतोपजीवी या मृतजीवी करते हैं, विषमपोषी करते हैं, अपघटक करते हैं। तो इनमें से कौन ऐसा है जो अकार्बनिक पदार्थ है ना, एक कार्बनिक पदार्थ होता है और एक अकार्बनिक पदार्थ होता है। तो इनमें से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? इनमें ऐसा कौन है जो अकार्बनिक पदार्थ का यूज करता है? तो स्वपोषी, मृतोपजीवी, मृतजीवी, विषमपोषी, अपघटक। तो निम्नांकित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का यूज करता है? स्वपोषी, मृतोपजीवी या मृतजीवी या विषमपोषी या अपघटक। तो बताइए कौन करता है? तो यहाँ पे जितने बच्चे का ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है कि स्वपोषी करते हैं, यानी कि अकार्बनिक पदार्थ का जो यूज करते हैं वो स्वपोषी करते हैं। ठीक है, कौन करता है? अकार्बनिक पदार्थ का जो यूज इनमें कौन करेगा? तो इनमें स्वपोषी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं है? एग्रीकश नहीं है, नॉनस्टॉक नहीं है, वॉलवॉक्स नहीं है, स्पाइरोगाइरा नहीं है। तो इनमें से कौन सा उत्पादक नहीं है? यानी कि एगेरिकस नहीं है या नॉनस्टॉक नहीं है या वॉलवॉक्स नहीं है या स्पाइरोगाइरा नहीं है। तो इनमें से कौन सा उत्पादक इस श्रेणी में नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं है? एग्रीकस नहीं है, नॉनस्टॉक नहीं है या स्पाइरोगाइरा नहीं है या वॉलवॉक्स नहीं है। तो एग्रीकस, ये जो एग्रीकस है ये उत्पादक नहीं है। ठीक है, एग्रीकस जो होते हैं ये उत्पादक नहीं होते, बाकी नॉनस्टॉक, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगाइरा ये सभी क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला सही है? इनमें से कौन सी ऐसी आहार श्रृंखला है जो सही है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी आहार श्रृंखला सही है? तो घास, गेहूं और आम है, बकरी, गाय और घास है, घास, बकरी और शेर है, घास, मछली और बकरी है। तो इनमें से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है? यानी कि देखो, घास को गेहूं खाएगा, गेहूं को आम खाएगा, या बकरी को बकरी गाय, यानी जो बकरी, गाय बकरी को खाएगी और घास गाय को खाएगा, या घास को बकरी खाएगी और बकरी को शेर खाएगा, या घास को मछली घास को खाएगी या बकरी
और बकरी जो है वो मछली की खाएगी। तो इनमें से कौन से आहार श्रृंखला सही है, यानी कि जो आहार श्रृंखला होती है इनमें से कौन से सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो घास होगा, है ना, कोई घास है तो उस घास को कौन खाएगी? बकरी खाएगी। बकरी क्या है भाई? बकरी क्या है? शाकाहारी है। ठीक है, तो घास को किसने खाया? बकरी खाया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे पूछा भाई कि द्वितीयक उत्पादक क्या होते हैं? द्वितीयक जो उत्पादकता क्या होते हैं, तो हमने क्या बोला? शाकाहारी, क्योंकि ये तो प्राथमिक है, ये सेकेंडरी है, तो ये शाकाहारी। जब आपसे टर्सरी पूछेगा कि तृतीयक उत्पादकता क्या होते हैं, शाकाहारी मांसाहारी, तो क्या बताओगे? मांसाहारी, क्योंकि भाई यहाँ पे शेर किसने खाया? शेर किसको खाएगा? बकरी, क्योंकि शेर को हम कहते हैं जंगल का राजा। शेर क्या होता है भाई? जंगल का राजा होता है ना। वो कभी आपको घास खाते हुए मिलेगा नहीं ना, वो मांसाहारी है, वो मांस को ही खाता है, तो मांस उसको मिलेगी कहाँ से? वो अपने से छोटे जानवरों को क्या करेगा? मारेगा, मार कर खाएगा। तो इनमें से कौन सी आहार श्रृंखला सही है? तो घास, बकरी और शेर, ये सही है कि घास जो होगी उसको बकरी खाएगी और बकरी को कौन खाएगा? शेर खाएगा। ठीक है, कभी भी घास को गेहूं नहीं खा सकता और गेहूं को आम नहीं खाएगा। ठीक है, और बकरी को गाय बकरी को नहीं खाएगी और ना ही घास गाय को खाएगी। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट, विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है, यानी कि हम विश्व कंजर्वेशन दिवस, है ना, जो कंजर्वेशन डे होता है वो मनाया जाता है। तो 28 जुलाई को, 29 दिसंबर को, 26 दिसंबर को, 5 जून को, तो विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 28 जुलाई को तो विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को, 29 दिसंबर को, या 26 दिसंबर को, या 5 जून को। तो कितने? 28 जुलाई को। ठीक है, 28 जुलाई को, क्योंकि विश्व संरक्षण दिवस यानी कि ये जो कंजर्वेशन डे मनाया जाता है पूरे विश्व में, वो मनाया जाता है 28 जुलाई को। अब संरक्षण का मतलब क्या है? जैव विविधता एवं संरक्षण, यानी कि बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। किसका संरक्षण हो रहा है भाई? यानी कि ऐसी जातियां जो हमारी विलुप्त हो रही हैं, है ना, जो विलुप्त होने के कगार पे है, उनको बचाने के लिए जगह जगह हॉटस्पॉट बना के, सुरक्षा बना के उनको क्या किया जा रहा है? उसको संरक्षित किया जाता है, यानी कंजर्वेशन किया जाता है। तो पूरे विश्व में संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है तो बीज बैंक है, राष्ट्रीय उद्यान है, पवित्र उपवन है, जंतु उद्यान है। यानी कि बीज बैंक, ठीक है, सीड बैंक हो गया, या नेशनल पार्क हम कह सकते हैं, या जो पवित्र उपवन हो गया, या जंतु यानी जूलॉजिकल जो पार्क हो गया। तो बताइए, बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, यहाँ पे जो बाह्य स्थानीय संरक्षण है उसका उदाहरण क्या है? बीज बैंक है, या राष्ट्रीय उद्यान है, या पवित्र उपवन है, या जंतु उद्यान है। तो क्या होते हैं? बीज बैंक, यानी कि सीड बैंक जो होंगे, है ना, ये जो सीड बैंक है, ये सीड बैंक होती हैं बाह्य स्थानीय के उदाहरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? कौन सा पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता है? कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? जीवभार का पिरामिड नहीं होता, ऊर्जा का नहीं होता, संख्या का नहीं होता, आकार का नहीं होता। तो इनमें कौन सा ऐसा पिरामिड है वो कभी भी उल्टा नहीं होता? बताइए, जीवभार का पिरामिड उल्टा नहीं होगा, या ऊर्जा का नहीं होगा, या संख्या का नहीं होगा, या आकार का नहीं होगा? तो बताइए, जीवभार का, ऊर्जा का, संख्या का, आकार का, यानी कि कौन सा ऐसा पिरामिड होगा जो कभी भी उल्टा नहीं होता? तो ऊर्जा का नहीं होता, क्योंकि ऊर्जा जो 10% का नियम आप लोग है कि अगर कोई भी 10% है ना, 10% के यहाँ पे कोई बढ़ोतरी, यानी कोई अगर 10 को खाया तो आगे किसने खाया? 100 को खाया, है ना, फिर किसने खाया? 1000 को खाया, है ना, फिर कितना खाया? 10,000 को, यानी 10% के नियम से बढ़ता रहता है। तो ऊर्जा का जो पिरामिड है ना, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो कभी भी उल्टा नहीं होता। बाकी जीवभार का पिरामिड उल्टा हो सकता है, आकार का पिरामिड उल्टा हो सकता है, संख्या का पिरामिड उल्टा हो सकता है, लेकिन जीवभार सॉरी ऊर्जा का जो एनर्जी का पिरामिड होता है वो कभी भी उल्टा नहीं होता। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी आनुवंशिकी विविधता भारत में अत्यधिक है? निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से किसकी आनुवंशिकी विविधता यानी कि जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी भारत में अत्यधिक है, यानी कि जो हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा जेनेटिकी और बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो गेहूं की है, दाल की है, चाय की है, आम की है।
तो निम्नांकित में से किसकी आनुवंशिकी विविधता भारत में सबसे ज्यादा है यानी कि अत्यधिक है? तो किसकी है? गेहूं की है या दाल की है या चाय की है या आम की है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की आम की। यानी कि आम जो है इसकी जो जेनेटिकली बायोडाइवर्सिटी भारत में सबसे ज्यादा है, यानी कि ये सबसे ज्यादा अत्यधिक है। ओके, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है चिड़ियों के लिए, बाघों के लिए, गैंडा के लिए, घड़ियाल के लिए। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, चिड़ियों के लिए है, बाघों के लिए है, गैंडा के लिए है, घड़ियाल के लिए। तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चिड़ियों के लिए, बाघों के लिए, यानी जो बाघ होता है उसके लिए, ये जो गैंडा होता है उसके लिए, या घड़ियाल के लिए? तो बताइए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, ये किसके लिए है? तो घड़ियाल के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि घड़ियाल के लिए ना। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान अगर किसी के लिए फेमस है तो वो किसके लिए होते हैं? घड़ियाल के लिए होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? डी होगा। ओके, SO2 प्रदूषक का सूचक है। SO2 प्रदूषक का सूचक है, शैवाल है, लाइकेन है, कवक है, इनमें से कोई नहीं। तो SO2 प्रदूषक का सूचक है, SO2 प्रदूषक का सूचक है तो शैवाल, लाइकेन, कवक, इनमें से सभी। SO2 प्रदूषक का सूचक इनमें कौन है? सवाल है, लाइकेन है, कवक है, इनमें से सभी। तो क्या होते हैं? लाइकेन होते हैं, यानी जो लाइकेन होते हैं ये SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषक का सूचक होता है। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड का एक प्रमुख प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का एक प्रदूषक है वायु का, मृदा का, जल का, वायु तथा जल का। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का एक प्रमुख प्रदूषक है, वायु का है, मृदा का है, जल का है, या वायु तथा जल का है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का एक प्रमुख प्रदूषक है, वायु का है, मृदा का है, जल का है, या वायु तथा जल का है? बताइए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख प्रदूषक क्या है? एयर का है, यानी मृदा का है, या जल का है, या वायु तथा जल दोनों का है? तो बताइए किसका है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये वायु का होता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो एक प्रमुख प्रदूषक है तो ये वायु का है, यानी कि हवा का है। ठीक है, हवा प्रदूषण। ठीक है, अम्लीय वर्षा में पीएच कितना होता है? 7, 6, 5, 4। अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन में पीएच कितना होता है? यानी एसिड रेन में जो पीएच मान कितना होता है? एसिड रेन में पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, 6 होता है, 5 होता है, 4 होता है। तो जो अम्लीय वर्षा होती है ना, अम्लीय वर्षा होती है तो उस अम्लीय वर्षा में जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7, 6, 5, 4। तो कितना होता है? 4 होता है। यानी कि जो एसिड रेन है ना, एसिड रेन होती है, ये हमारी जो ताजमहल है उसको भी भाई इन्फेक्ट कर रही है, जिससे कि ताजमहल का जो संगमरमर है वो क्या हो रहा है? पीला हो रहा है। तो इसका जो पीएच मान कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, कितना होता है? 4 होता है, क्योंकि भाई 7 से अगर ऊपर जाएगा, 7 से ऊपर जाएगा तो वो बेसिक नेचर होता है। ठीक है, और 7 से नीचे है तो वो एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, एक बेसिक नेचर, एक एसिडिक नेचर। ठीक है, यानी कि क्षारीय प्रवृत्ति, अम्लीय प्रवृत्ति। तो यहाँ पे अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना है? 4 है। तो इसका मतलब इसकी जो नेचर होगा, इसकी जो गुणधर्म की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि एसिडिक नेचर का है ना? कैसा होगा? एसिडिक नेचर का। ठीक है, नेक्स्ट, रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम है। रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम है, यानी जो रेडियोधर्मी प्रदूषक है तो रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल, ठीक है, प्रभाव का परिणाम है। तो क्षय रोग है, यानी जिसको हम टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, या पोलियो है, या हेपेटाइटिस है, या जीन उत्परिवर्तन यानी कि जीन म्यूटेशन है। तो बताइए क्या है रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम क्या? यानी जो रेडियोधर्मी प्रदूषक है, इस प्रदूषक का सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम क्या होगा? क्षय रोग होगा, पोलियो होगा, हेपेटाइटिस बी होगा, या जीन म्यूटेशन होगा? तो क्या होगा? जीन म्यूटेशन। इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा तो जीन म्यूटेशन, यानी कि जीन में क्या हो जाएंगे? उत्परिवर्तन। जब जीन में उत्परिवर्तन होंगे तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें हमें सिम्टम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा समस्यात्मक जली जंगली घास है? निम्नांकित में से कौन सा समस्यात्मक जली जंगली घास है? जलकुंभी है, ट्रापा है, एजोला है,
वोल्फिया है। तो इनमें से कौन सा समस्यात्मक जली जंगली घास है? तो निम्नांकित में से कौन सा समस्यात्मक जली जंगली घास है? तो बताइए, जलकुंभी है, ट्रापा है, एजोला है या वोल्फिया है? इनमें से कौन ऐसा है जो समस्यात्मक और जली जंगली घास होते हैं? तो आप सभी को पता है भाई, ये जो जलकुंभी होती है, जलकुंभी को हम जली जंगली घास कहते हैं, और इसको एक नाम और कहते हैं, उसको कहते हैं हम बंगाल का आतंक। क्या? बंगाल का आतंक। क्यों? क्योंकि बंगाल वासियों ने ही इसको, क्योंकि जो जलकुंभी का जो फ्लावर होता है बहुत ही सुंदर होता है ना, देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो बंगाल वासियों ने क्या किया, इसको जल के किनारे, इसको अच्छा देखने के लिए, सुंदर देखने के लिए इस पौधे को लगाया। लेकिन इनके अंदर इतना ज्यादा रिप्रोडक्शन करने की, यानी कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी इतना ज्यादा पाई जाती है कि कम समय में बहुत ज्यादा फैल जाते हैं। अब जब ये फैलने के बाद तो इनके अंदर जो मछलियां थी उनको ऑक्सीजन ठीक तरीके से नहीं मिला, और वहां के जो जिस भी जल में या जिस स्थान पे इसको लगाया गया था, जिस जल में, वहां के सभी जो जली जंतु थे वो क्या हो गए थे, मर गए। तभी से इसको हम बंगाल का आतंक भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जहां जाए थोड़ी सी अगर इसकी मात्रा है तो इनमें ग्रोथ करने की, यानी कि रिप्रोडक्शन, यानी वो भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये कम समय में बहुत ज्यादा फैल जाते हैं। ठीक है, और जब ज्यादा फैल जाते हैं तो पूरे जल में इनका पूरा घिराव हो जाता है। भाई जब जल में घिरा होगा तो जो जली जंतु उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, उनको ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, एक झील में द्वितीयक यानी दूसरा पोषण स्तर होता है। कोई एक झील है ना, एक झील है, तो एक झील में द्वितीयक यानी दूसरा पोषण स्तर होता है। एक झील है तो उस झील में द्वितीयक पोषण स्तर होता है। तो कौन पोषण स्तर होता है? बताइए, एक कोई झील है और उस झील में द्वितीयक पोषण स्तर होता है। तो पादप प्लवक है, प्राणी प्लवक है, नितलक है यानी बेथोस यानी मछलियां है। तो बताइए कौन है? तो क्या होगा बताइए, एक झील में द्वितीयक यानी दूसरा पोषण स्तर होता है, तो पादप प्लवक, प्राणी प्लवक यानी नितलक या मछलियां, तो क्या होते हैं, प्राणी प्लवक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी प्राणी प्लवक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द्वितीयक उत्पादक है शाकाहारी यानी साग भक्षी, उत्पादक या मांसाहारी जिसको मांस भक्षी कहते हैं, या कोई भी नहीं। तो द्वितीयक उत्पादक है, द्वितीयक उत्पादक होते हैं। द्वितीयक उत्पादक क्या होते हैं, यानी कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, जो द्वितीयक उत्पादक होते हैं वो क्या होते हैं, शाकाहारी यानी जिसको शाक भक्षी कहते हैं, उत्पादक यानी कि जो प्रोड्यूसर होते हैं, यानी कि सेकेंडरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर, टर्टरी प्रोड्यूसर, या मांसाहारी मांस भक्षी, या कोई नहीं, तो क्या होते हैं, शाकाहारी यानी शाक भक्षी। क्योंकि अभी हमने क्या देखा कि अगर देखो घास है ना, घास है तो घास को कौन खाया, ये बकरी खाई है ना, बकरी खाई। बकरी को आपने मीट मांस तो खाते नहीं देखा ना, ये जो बकरी है तो ये किसको खा रही है, घास को ही तो खा रही है। तो क्या होगी, शाकाहारी यानी जिसको हम कहते हैं शाकाहारी यानी शाक भक्षी होते हैं। ठीक है, तो इसमें द्वितीयक उत्पादकता कौन हो जाएगी, बकरी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पारितंत्र नेट प्राथमिक उत्पादक के संदर्भ में सर्वाधिक उत्पादक है? निम्न में से कौन सा इकोसिस्टम नेट प्राइमरी प्रोड्यूसर के संदर्भ में सर्वाधिक उत्पादक है? तो मरुस्थल है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, महासागर है, या शीतोष्ण वन है। तो निम्न में से कौन सा पारितंत्र नेट प्राथमिक उत्पादकता के संदर्भ में सर्वाधिक उत्पादक है? तो बताइए, मरुस्थल, उष्णकटिबंधन वर्षा वन, महासागर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। क्यों? क्योंकि जहां पे ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, जहां पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जो अनुकूलता होती है, वो अनुकूलता परिस्थिति पाई जाती है। ठीक है, अनुकूलता परिस्थिति पाई जाती है, इसी कारण के लिए उत्पादों की संख्या अधिक होती है और उत्पादक भी अधिक है। ठीक, उत्पादक जो होता है उसकी संख्या भी अधिक होती है, तो वहां पे उत्पादकता भी बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। नेक्स्ट, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है?
तो मीथेन नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है। तो निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इनमें से कौन ऐसा है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो बताइए, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मिथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो होता है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में ई कुलाई की अधिकता किसकी सूचक है? जल में ई कुलाई की अधिकता यानी कि कोई जल है, ई कुलाई क्या एक प्रकार का जीवाणु है। तो अगर जल है तो जल में ई कुलाई की अधिकता है, तो जल में ई कुलाई की अधिकता किसकी सूचक नहीं है? यानी वाटर है तो वाटर में जो ई कुलाई की दिखता है किसका सूचक नहीं है? पानी का खारापन का नहीं है, औद्योगिक प्रदूषण नहीं है, वहित मल जल प्रदूषण नहीं है, इन सभी से, तो इन सभी, इनमें से सभी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला, पौधे की पत्तियों पर आपतित और सौर ऊर्जा में से लगभग कितनी प्रकाश संश्लेषण में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? पौधों की पत्तियों पर आपतित सौर ऊर्जा में से लगभग, यानी कि जो लीफ है, पत्तियां हैं, पत्तियों पे आपतित सौर ऊर्जा यानी कि जो आने वाली सौर ऊर्जा है, तो लगभग कितनी प्रकाश संश्लेषण में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? यानी कि जब वो देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? जब सूर्य से सौर ऊर्जा आती है, ठीक है, जो प्रकाश आती है, अगर पौधों को प्रकाश ना मिले तो पत्तियों में जो भोजन की क्रिया होती है वो नहीं हो पाएगी, या पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो संभव नहीं है। तो जब पौधों की पत्तियां पे आपतित सौर ऊर्जा आती है ना, जो पौधे की पत्ती पे जो सौर ऊर्जा आती है, तो उनमें से लगभग कितनी प्रकाश संश्लेषण में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? यानी कि जो रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जाती है वो लगभग कितनी होती है? बताइए कितनी होती है ये लगभग? तो 1% से कम, 2 से 10% तक, 30 या 50, तो कितनी होती है? बताइए ये कितनी होती है? तो जितने बच्चे का ऑप्शन नंबर बी है कि 2% से 10%, है ना, कितना, यानी 2 से 10% ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि जो सूर्य है ना, ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ है, अब ये लीफ है तो ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ठीक है, ये सूर्य, अब इस सूर्य से क्या हो रहा है, इसको प्रकाश आ रहा है, ठीक है, ये प्रकाश आ रहा है। अब ये क्या है, आपतित सौर ऊर्जा है। अब इसमें क्या हो रहा है, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, ठीक है। अब जब फोटोसिंथेटिक रिएक्शन हो रहा है तो इनमें से पूरे का, है ना, इनका जो 100% है, इन पूरे का कितना, 2 से, ठीक है, 2 से 10% जो सौर ऊर्जा होगी वो किसमें, ये रासायनिक ऊर्जा में, है ना, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, यानी इस क्रिया के द्वारा ये चेंज हो जाएंगी रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में ये बदल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट का मुख्य गुण नहीं है? इनमें से, यानी निम्न में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट का मुख्य गुण नहीं है? यानी कि इनमें से कौन है जो जैव विविधता हॉटस्पॉट का जो मुख्य गुण होता वो नहीं है? तो प्रजातियों की बड़ी संख्या नहीं है, स्थानिक यानी एंडेमिक यानी प्रजातियों की प्रचुरता है, या बड़ी संख्या में बाह्य प्रजातियां हैं, या पर्यावासों का निवास है। तो बताइए इनमें से कौन है? बताइए निम्न में से कौन, है ना, निम्न में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट का गुण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बड़ी संख्या में बाह्य प्रजातियां। ये बड़ी संख्या में जो बाह्य प्रजातियां हैं, ये बाह्य प्रजातियां जो है ये हॉटस्पॉट, यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो हॉटस्पॉट है, जैव विविधता जो हमारी है, तो जो बायोडाइवर्सिटी है उसका ये हॉटस्पॉट का गुण नहीं होता। यानी कि बड़ी संख्या में बाह्य प्रजातियां का मतलब ये बाहर से आने वाली जो है प्रजातियां, यानी कि बाहर से आने वाली प्रजातियों की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा, यानी कि बड़ी, यानी कि हाई है। ठीक है, नेक्स्ट, एक सिंग वाला गैंडा, यानी कि जिसको हम कहते हैं राइनोसिरॉस, एक सिंग वाला गैंडा जिसको हम क्या कहते हैं, राइनोसिरॉस। तो एक सिंग वाला गैंडा किस अभयारण्य या राष्ट्रीय पार्क में विशिष्ट रूप से पाया जाता है? राइनोसिरॉस किस, यानी कि एक सिंग वाला जो गैंडा है, तो एक सिंग वाला राइनोसिरॉस किस अभयारण्य में या किस राष्ट्रीय पार्क, यानी कि नेशनल पार्क में विशिष्ट रूप से पाया जाता है? तो बांदीपुर में, काजीरंगा में, कॉर्बेट पार्क में, कान्हा में। तो बताइए कहाँ पे पाया जाता है एक सिंग वाला गैंडा,
कहाँ पे पाया जाता है? ए, बी, सी या डी? तो जितने बच्चे का बी है कि काजीरंगा में। यानी कि ये जो राइनोसिरास है, एक सिंग वाला जो राइनोसिरास है, ये काजीरंगा जो राष्ट्रीय पार्क है या जिसको हम अभ्यारण्य कहते हैं, तो ये नेशनल पार्क या अभ्यारण्य में ये विशिष्ट रूप से पाए जाते हैं। तो कहाँ पे जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल स्थित है। घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल स्थित है, तो प्रयागराज में है, लखनऊ में है, वाराणसी में है, लखीमपुर खीरी में है। तो बताइए, घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल स्थित है। ये जो घड़ियाल, ठीक है, पुनर्वास केंद्र कुकरैल स्थित है, तो कहाँ पे है? प्रयागराज में है, लखनऊ में है, वाराणसी में है या लखीमपुरी खीरी में, यानी प्रयागराज यानी इलाहाबाद में। ठीक है, तो या तो इलाहाबाद में, लखनऊ में, वाराणसी में या लखीमपुर खीरी में। तो कहाँ होते हैं ये? लखनऊ में। ठीक है, कहाँ पे ये? लखनऊ में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गैंडा अभ्यारण्य किस राज्य में उपस्थित है? तो गैंडा अभ्यारण्य यानी कि, या हम ये कह सकते हैं कि गैंडा राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में उपस्थित है? तो असम में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। तो बताइए, ये जो गैंडा अभ्यारण्य किस राज्य में उपस्थित है? असम में है या पश्चिम बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है? तो कहाँ पे है? असम में है। ठीक है, कहाँ पे? असम में ये उपस्थित होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये तो रहे आपके इन तीनों चैप्टर के, यानी कि जो 14, 15, 16, यानी कि पारितंत्र चैप्टर, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन और इन्वायरमेंटल इशू, ये तीनों चैप्टर करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी कि ये ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि ये हर बार आपके एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान, यानी ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? ठीक है, तो क्या लिखोगे? कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के कारण पौधों को स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के कारण पौधों को स्वपोषी कहते हैं। क्या लिखोगे? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्साइड को स्थिरीकरण करने के कारण पौधों को स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी कहते हैं, यानी कि अगर ये कार्बन डाई का स्थिरीकरण न करें तो इनको हम स्वपोषी नहीं कह सकते। तो कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकरण करने के कारण पौधों को स्वपोषी कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया द्वारा पर्णहरित की उपस्थिति में CO2 एवं जल द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे? ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया द्वारा पर्णहरित की उपस्थिति में, ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया द्वारा, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया द्वारा, ओके, अभिक्रिया द्वारा पर्णहरित की, ठीक है, पर्णहरित की उपस्थिति में, ठीक है, पर्णहरित की उपस्थिति में, पर्णहरित क्या है भाई? पिगमेंट है ना, पर्णहरित क्या है? पिगमेंट। तो पर्णहरित की उपस्थिति में CO2 एवं जल द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो CO2 एवं जल द्वारा उपस्थिति में, CO2 एवं जल द्वारा, ठीक है, उपस्थिति में CO2 एवं जल द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है, निर्माण करते हैं। फिर क्या करेंगे? जो भोजन है, भोजन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं
और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। यानी ये जो क्रिया होगी, इस क्रिया में क्या होती है, जो हमारी ऑक्सीजन गैस होती है वो मुक्त होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकरण करने के कारण पौधों को स्वपोषी कहते हैं। देखो मतलब क्या है कि एक चीज यहाँ पे समझो कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो क्या लेंगे, 6 CO2 लिए, है ना, प्लस क्या लिए इन्होंने 6 H2O ले लिया, है ना। अब इन्होंने क्या किया, H2O को ले लिया। अब ये भोजन क्या करते हैं, C6H12, है ना, C6H12O6 के रूप में भोजन, प्लस इन्होंने क्या बनाया, 6H2O बनाया, फिर वापस से इन्होंने क्या बनाया, 6O2 बनाया। यानी कि इन्होंने ये क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये पर्णहरित की उपस्थिति यानी कि पिगमेंट की उपस्थिति में ये जल को और जल के द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन बनाते हैं, और ये ऑक्सीजन के रूप में यानी O2 के रूप में गैस को मुक्त करते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। नेक्स्ट, खाद्य जल क्या है, खाद्य जाल क्या है, खाद्य जाल हम किसे कहते हैं, या खाद्य जाल क्या है। ठीक है, खाद्य जाल क्या है, तो देखो प्राकृतिक में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के अंतर संबंध में या आपस में जुड़कर एक जटिल तंत्र का निर्माण होता है, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के अंतर संबंध, ठीक है, अंतर संबंध से, ठीक है, या आपस में जुड़कर एक जटिल तंत्र का निर्माण होता है। तो क्या लिखेंगे हम कि प्रकृति में खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़कर, ठीक है, प्राकृतिक हेडिंग डालोगे खाद्य जाल, क्या लिखोगी, प्राकृतिक में, ठीक है, प्रकृति में या प्रकृति में, ठीक है, प्रकृति में यानी कि जो हमारी क्या है, प्रकृति यानी कि जो हमारी क्या है, नेचर है। ठीक है, तो प्रकृति में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं, ठीक है, खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर, ठीक है, आपस में जुड़कर एक जटिल तंत्र का, जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो एक जटिल तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, एक जटिल तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, एक जटिल तंत्र का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, निर्माण करती हैं जिसे खाद्य जाल, ठीक है, तो जिसे खाद्य जाल यानी कि हम इसको कहते हैं फूड वेब। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं, तो फूड वेब कहते हैं। ठीक है, जिसे हम खाद्य जाल या हम फूड वेब कहते हैं। तो हमारी जो प्रकृति है, जो हमारी नेचर है, इनमें विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ती हैं, इन्हें खाद्य वेब कहते हैं। तो इस प्रकार प्रकृति में खाद्य के अनेक वैकल्पिक मार्ग बन जाते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र में समस्या को महत्वपूर्ण है। तो अगर हम खाद्य जाल क्या है ना, पूछ रहा है कि खाद्य जाल क्या है, तो क्या लिखोगे कि प्रकृति में विभिन्न खाद्य श्रृंखला यानी कि जो हमारी नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, और हमारी प्रकृति में जो विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं हैं, ये आपस में जुड़ती हैं और आपस में जुड़कर एक जटिल तंत्र का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये क्या करती हैं, एक जटिल तंत्र का निर्माण करती हैं, और जब ये जटिल तंत्र का निर्माण करती हैं तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं, खाद्य जाल, या इसको हम फूड वेब कहते हैं। ठीक है, खाद्य जाल या फूड वेब कहते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव भार एवं जीव संख्या के पिरामिड में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब हम जीव भार किसे कहते हैं और जीव संख्या का जो पिरामिड है, इनमें क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। यानी कि किसको हम जीव भार कहते हैं और किसको हम जीव संख्या का पिरामिड कहते हैं, इनमें अंतर। ठीक है,
तो चलिए फटाफट करते हैं। एक साइड हम लिखेंगे जीवभार का पिरामिड, ठीक है। तो एक साइड हम हेडिंग डालेंगे जीवभार के पिरामिड, ठीक है, जीवभार पिरामिड। ठीक है, और दूसरी साइड हम लोग डालेंगे संख्या पिरामिड, ठीक है। दूसरी साइड क्या डालेंगे, जीवभार संख्या का पिरामिड, ठीक है, जीवभार पिरामिड। और दूसरी साइड जीवभार संख्या का पिरामिड, ठीक है, संख्या का पिरामिड, ठीक है। अब देखो, हम जीवभार के पिरामिड में सबसे पहले पॉइंट क्या लिखेंगे कि जीवभार का पिरामिड किसे कहते हैं और संख्या का पिरामिड हम किसको कहते हैं, ठीक है। देखो, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देखो, किसी पारितंत्र में इकाई आयतन में, ठीक है, कोई भी देखो पारितंत्र यानी कि जो हमारा कोई भी क्या इको सिस्टम है, तो किसी भी पारितंत्र में इकाई आयतन में उपस्थित सजीवों का शुष्क भार ही जीवभार कहलाता है, ठीक है। तो किसी पारितंत्र में इकाई आयतन में उपस्थित, ठीक है, किसी पारितंत्र में, ठीक है, किसी पारितंत्र में इकाई आयतन में, ठीक है, इकाई आयतन में, ठीक है, इकाई आयतन में उपस्थित, ठीक है, उपस्थित सजीवों का शुष्क भार, ठीक है, उपस्थित किसका, सजीवों का, तो उपस्थित सजीवों का शुष्क भार, जो सजीव है तो सजीव का क्या है, शुष्क भार, ठीक है। तो उपस्थित सजीवों का क्या होता है, जो शुष्क भार, तो उपस्थित सजीवों का शुष्क भार ही जीवभार कहलाता है, ठीक है। सजीवों का शुष्क भार ही जीवभार कहलाता है, जीवभार कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाएगा, जीवभार कहलाएगा। इसमें क्या लिखोगे, इस पिरामिड में प्रत्येक पोषक स्तर पर इकाई क्षेत्रफल में जीव की व्यक्तिगत संख्या दर्शाई जाती है, ठीक है। तो इस पिरामिड में प्रत्येक पोषक स्तर पे, ठीक है, इस पिरामिड में, इस पिरामिड में प्रत्येक पोषक स्तर पे, प्रत्येक पोषक स्तर पर, ठीक है, प्रत्येक क्या है, पोषक स्तर पे, ठीक है, जो क्या है, प्रत्येक पोषक स्तर पे। तो इस संख्या में प्रत्येक पोषक स्तर पे, ठीक है, इकाई क्षेत्रफल में जीव की व्यक्तिगत संख्या दर्शाई जाती है। इकाई क्षेत्रफल में, इकाई क्षेत्रफल में जीव की व्यक्तिगत, ठीक है, जीव की व्यक्तिगत संख्या, ठीक है, संख्या दर्शाई जाती है, ठीक है, संख्या दर्शाई जाती है। यानी कि जो जीव है, जीव की क्या है, जो व्यक्तिगत संख्या है, उस व्यक्तिगत संख्या को क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, ठीक है। तो किसमें, ये जीवभार संख्या का पिरामिड में। और जीवभार पिरामिड में क्या होगा कि किसी भी पारितंत्र में इकाई आयतन में उपस्थित सजीवों का जो शुष्क भार होता है उसी को हम कहते हैं जीवभार। और जीवभार संख्या पिरामिड में क्या होगा कि इस पिरामिड में प्रत्येक, है ना, इस पिरामिड में किसी पारितंत्र में इकाई आयतन में उपस्थित, सॉरी, इस पिरामिड में प्रत्येक पोषक स्तर पे इकाई क्षेत्रफल में जीव की व्यक्तिगत संख्या दर्शाई जाती है, ठीक है। आगे क्या लिखोगे, इसमें आगे नोट करोगे, देखो, अब जीवभार में क्या लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट देखो, जीवभार में क्या लिखोगे कि ये मात्रात्मक, है ना, ये क्या करते हैं, मात्रात्मक संबंध दर्शाता है और जीवधारियों की संख्या के संबंध दर्शाता है, ठीक है। तो इनमें नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे मात्रात्मक, ठीक है, मात्रात्मक संबंध, तो मात्रात्मक संबंध दर्शाता है,
ठीक है, मात्रात्मक क्या है, संबंध दर्शाता है। और इनमें क्या है, जीवधारियों की संख्या के संबंध में, ठीक है, जीवधारियों की संख्या के संबंध दर्शाता है, ठीक है। और इनमें जीवधारियों की संख्या का, जीवधारियों की संख्या का, संबंध, ठीक है, संख्या का संबंध दर्शाता है। क्या करता है, इस संबंध को दर्शाता है। तो ये किसमें दर्शाएगा, ये जीवभार की संख्या के पिरामिड में, ठीक है। इसके साथ साथ यह पिरामिड उल्टा या सीधा हो सकता है, ठीक है। यह पिरामिड उल्टा या सीधा दोनों प्रकार का हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे, यह पिरामिड ठीक है, उल्टा, ठीक है, उल्टा या सीधा, ठीक है, उल्टा या सीधा, ठीक है। या हम इसको कह सकते हैं दोनों प्रकार का, ठीक है, दोनों प्रकार, ठीक है। तो उल्टा या सीधा हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। ये कौन, जो जीव भार का पिरामिड होगा, ये उल्टा भी हो सकता है। अगर हम जीव भार के पिरामिड को देखेंगे तो ये उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, लेकिन यह पिरामिड सदैव सीधा ही प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम जीव भार की संख्या का पिरामिड देखेंगे तो क्या लिखेंगे, यह पिरामिड सदैव, ठीक है, यह पिरामिड सदैव सीधा ही प्राप्त होता है। सदा यानी हमेशा क्या होगा, सीधा ही प्राप्त होता है, ठीक है। सदा क्या होता है, ये सीधा ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो यह पिरामिड क्या होंगे, सदा यानी कि हमेशा कैसा होंगे, सीधा प्राप्त होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो आगे क्या है कि तालाब पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, ठीक है, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र के लिए यह पिरामिड उल्टा प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, इसमें तालाब पारिस्थितिक तंत्र के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तालाब पारिस्थितिक, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र के लिए, ठीक है, तंत्र के लिए यह पिरामिड, ठीक है, यह पिरामिड सदैव उल्टा प्राप्त होता है, ठीक है। ये सदैव क्या होंगे, ये हमेशा क्या होते हैं, उल्टा प्राप्त होता है, ठीक है। तो सदैव उल्टा प्राप्त होता है, यानी कि जो तालाब का पारिस्थितिक तंत्र है उसके लिए जो पिरामिड होंगे ये हमेशा यानी कि सदा कैसे प्राप्त होंगे, उल्टा प्राप्त होंगे। लेकिन इनमें क्या लिखोगे, तालाब पारिस्थितिक, ठीक है, तालाब पारिस्थितिक, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र के लिए, ठीक है, तंत्र के लिए यह पिरामिड सदैव, ठीक है, यह पिरामिड क्या होगा, सदैव सीधा प्राप्त होता है, यानी हमेशा ये कैसा प्राप्त होगा, सीधा प्राप्त होता है, ठीक है। सदैव क्या होते हैं, ये सीधा प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं जैव भार का पिरामिड और जो संख्या के पिरामिड में अंतर, ठीक है। तो ये है जैव भार का पिरामिड और जो संख्या का पिरामिड होता है उनमें अंतर। तो देखो वापस से देखो, जैव भार और संख्या में होता है क्या, देखो किसी पारितंत्र में इकाई आयतन में उपस्थिति सजीवों का शुष्क भार ही जीव भार कहलाता है। लेकिन जीव भार संख्या पिरामिड में क्या है कि इस पिरामिड प्रत्येक पोषक स्तर पर इकाई क्षेत्रफल की व्यक्तिगत संख्या को दर्शाता है, ठीक है। ये क्या करेंगे, मात्रात्मक संबंध को दर्शाता है, लेकिन ये जीवधारियों की संख्या का संबंध दर्शाता है, ठीक है। और यह पिरामिड उल्टा या सीधा हो सकता है, ठीक है। ये पिरामिड जो होगा ये उल्टा या सीधा दोनों प्रकार का हो सकता है, लेकिन ये जो पिरामिड होगा ये सदा सीधा होगा, ये उल्टा और सीधा नहीं होगा, ये हमेशा ही सीधा होते हैं, ठीक है।
और ये जब तालाब का पारिसहन तंत्र के लिए ये हमेशा उल्टा होता है और तालाब के पारितंत्र के लिए हमेशा सीधा। अब कोई भी पारितंत्र होगा ये उसके लिए हमेशा ही सीधा होगा, क्योंकि ये हमेशा सीधा होते, उल्टा सीधा नहीं हो सकते, ये केवल सीधा ही होते। ठीक है, निम्नांकित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। ठीक है, निम्नांकित में से किन्हीं दो पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। ठीक है, इनमें देखो लिखना किसमें है, हाइड्रोकार्बन पे, धुआं पे और अम्लीय वर्षा पे। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, पहला है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, दूसरा धुआं। ठीक है, और तीसरा अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा। तो निम्नांकित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। या तो आप हाइड्रोकार्बन अम्लीय वर्षा पे, या धुआं पे अम्लीय वर्षा पे, या हाइड्रोकार्बन धुआं पे, या हाइड्रोकार्बन अम्लीय वर्षा पे, यानी इनमें से सिर्फ दो पे ही आपको क्या करनी है, टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के ना, क्या लिखेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हेडिंग क्या डालोगे, पहला हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हाइड्रोकार्बन। ठीक है, देखो हाइड्रोकार्बन की बात करें ना कि ये हाइड्रोकार्बन क्या है। देखो हाइड्रोकार्बन क्या है कि ये वैसे कार्बनिक पदार्थ है जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से निर्मित है। ठीक है, ये ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो हाइड्रोजन तथा, ठीक है, ये ऐसे कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, ये ऐसे कार्बनिक, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, ऐसे कार्बनिक पदार्थ है जो, ठीक है, जो हाइड्रोजन तथा, ठीक है, जो हाइड्रोजन, ठीक है, जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से, तथा कार्बन से, कार्बन से निर्मित होते हैं, कार्बन से मिलकर, ठीक है, कार्बन से मिलकर निर्मित होते हैं। ठीक है, कार्बन से मिलकर ये क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। यानी कि जो हाइड्रोकार्बन है एक ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोजन से और कार्बन से मिलकर निर्मित होते हैं। ठीक है, ये प्रायः रंगहीन तथा हाइड्रोफिलिक सहित सिर्फ अल्पगंध होता है। ठीक है, ये प्रायः रंगहीन तथा हाइड्रोफिलिक सहित सिर्फ अल्पगंध होता है। ठीक है, आगे ये प्रायः रंगहीन, ये प्रायः रंगहीन, ठीक है, प्रायः रंगहीन तथा हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक, ठीक है, हाइड्रोफिलिक, ये जो हाइड्रोफिलिक क्या होंगे, तो हाइड्रोफिलिक सहित सिर्फ अल्पगंध होता है। तो हाइड्रोफिलिक सहित सिर्फ, ठीक है, सिर्फ अल्पगंध होता। अल्प मतलब होता है, अल्प का मतलब तो थोड़ा सा, तो अल्पगंध होता है। ठीक है, अल्पगंध होता है। कैसे होंगे, ये अल्पगंध होता है, यानी कि इनका नेचर कैसा हो जाएगा, अल्पगंध होता है। ठीक है, उदाहरण एल्केन, अल्किन इत्यादि। ठीक है, उदाहरण अल्केन और अल्किन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिखोगे, एग्जाम्पल अल्केन और अल्किन। तो एग्जाम्पल अल्केन, ठीक है, अल्केन हो गया, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। और दूसरा अल्किन, अल्किन भी क्या है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, तो ETC। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन क्या है, ये ऐसे पदार्थ, ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से निर्मित होते हैं और ये प्रायः रंगहीन होते हैं तथा हाइड्रोफिलिक सहित सिर्फ अल्पगंध होते हैं। एग्जाम्पल में अल्केन और अल्किन, यानी कि अल्केन और अल्किन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है जिनका निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। ये रंगहीन होते हैं, यानी कि इनका कोई भी रंग नहीं होता और ये थोड़ी सी मात्रा में, यानी कि हाइड्रोफिलिक सहित ये अल्पगंध होते हैं, यानी कि थोड़ा सा, इनकी थोड़ी सी ही मात्रा में इनमें क्या पाई जाती है, गंध पाई जाती है। ठीक है, दूसरा होता है स्मोक, यानी कि धुआं। ठीक है, दूसरा बात करते हैं स्मोक की। ठीक है, तो दूसरा क्या है, धुआं, है ना, धुआं। धुआं को हम स्मोक भी कहते हैं। ठीक है, अभी स्मोक क्या होता है, ये स्मोक पे टिप्पणी लिखिए, अरे ये स्मोक क्या है। देखो स्मोक की बात करें, धुआं की बात करें, तो ये वायु में संलग्न कण तथा गैसों,
का मिश्रण है, ठीक है। यह वायु में संलग्न कण, ठीक है, यह वायु में संलग्न कण, ठीक है, संलग्न कण तथा गैसों का मिश्रण होता है, ठीक है, तथा गैसों का, किसका, तथा गैसों का, ठीक है, तो गैसों का मिश्रण होता है। तो ये जो हवा है, हवा में जो मिश्रित कण होगा और क्या होंगी, जो गैसें होंगी, इन दोनों का मिश्रित यानी मिश्रण होता है, ठीक है, जो पदार्थों के दहन से निर्मित होता है, ठीक है। जो पदार्थों यानी कोई भी पदार्थ को हम जब जलाते हैं, जैसे हम लकड़ी को जलाते हैं तो क्या निकलता है, धुआं निकलता है। तो जो पदार्थों को हम क्या करते हैं, जलाते हैं, तो जलने से क्या होता है, उसमें धुआं निकलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, धुआं कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा आती है, ठीक है। तो ये अम्ल वर्षा पे टिप्पणी लिख लेना। तो इनमें से 3 दिया है, 3 में से यानी या तो हाइड्रोकार्बन पे, या तो धुआं पे, या तो अम्लीय वर्षा पे, इन तीनों में से 2 पे आपको टिप्पणी लिखना है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेना, 1 बार 2 बार 3 बार, जितने भी आपको आ जाए, ओके। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी बच्चे को बाय बाय, टेक केयर।